हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। और जैसा कि पार्ट 4 का हमने पाठ परिचय तो कर लिया था, आज हम करने वाले हैं रैखिक समीकरण और उसके साथ करेंगे एनसीईआरटी उदाहरण 1 और 2। तो आप देख रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक क्लास तो हो चुकी है पाठ परिचय की। आज हम आगे की चीजें देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12 सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको देखिए, उनका लाभ उठाइए। इसके साथ ही आप ई नोट्स और ई बुक्स को अवेल कीजिए, जो बेहतरीन शिक्षकों के माध्यम से तैयार किया गया है, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रैखिक समीकरण। देखेंगे कि रैखिक समीकरण होता क्या है। जैसा कि आपने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा है, बीजीय व्यंजक आपने कैसा देखा था कि एक्स वाई जेड और अंकों के साथ मिलाकर प्लस माइनस करके लिख देते थे, तो बीजीय व्यंजक बोलते थे। कहने का मतलब, जैसे मैंने ये लिख दिया 2x + 3y, या मैंने लिख दिया x² + 5x + 6, तो इस प्रकार के व्यंजकों को हम बीजीय व्यंजक बोलते थे, या इनको हम बहुपद भी बोल सकते हैं, जो आपने चैप्टर 2 में पाठ 2 में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक समीकरण कब बन जाता है। मैंने वहां भी बताया था, जब इसमें समानता का चिन्ह, मतलब कि बराबर का चिन्ह आप लगा देते हैं, तब तो ये समीकरण बन जाता है। अभी तक क्या था, अभी ये बीजीय व्यंजक है, जो कि एक बहुपद भी है। अब जैसे ही मैंने इसमें समानता का चिन्ह लगा दिया, जैसे ही मैंने इसमें समानता का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा दिया, तो क्या बन गया ये, तो ये बन गया बीजीय समीकरण। या तो हम इसको बीजीय समीकरण बोल सकते हैं, या तो हम इसको रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों, रैखिक क्यों, जल्दी बताएं, ये बात मैं पढ़ा चुका हूं। रैखिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सर इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 1। x की भी घात 1 है और y की भी घात 1 है, तो जिस समीकरण में सबसे बड़ी घात 1 होती है, उसको तो हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। इसी प्रकार इसको बताएंगे क्या बोला जा सकता है, इसमें इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको, 2, तो इसको हम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण। क्या मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है कि आप कब किसी भी बीजीय व्यंजक को समीकरण बोलेंगे? उसमें 2 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, चर राशियां होनी चाहिए। चर राशियां मतलब एक्स वाई जेड करके कुछ होना चाहिए, चर राशियां एक्स वाई जेड होनी चाहिए। और दूसरी बात, उसमें समता का चिन्ह होना चाहिए, समानता का चिन्ह, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, समीकरण बोल सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है 1 नंबर का, कि ये दिया हुआ जो बीजीय व्यंजक है वो समीकरण है या नहीं, और अगर समीकरण है तो उसको स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए कि क्यों समीकरण है। तो आप व्याख्या कैसे करेंगे कि दिए हुए समीकरण में, दिए हुए बीजीय व्यंजक में चर राशियां एक्स वाई भी हैं और साथ साथ बराबर का चिन्ह भी है, अतः यह क्या है, अतः यह एक समीकरण है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी कि समीकरण किसको कहेंगे। आइए यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बीजीय समीकरण किसको बोलते हैं। बीजीय समीकरण, बीजीय व्यंजकों की समानता का वह कथन होता है, मतलब बीजीय व्यंजकों की समानता का वह कथन होता है जिसमें एक अथवा अधिक चर उपस्थित होते हैं। तो 2 बातें हैं, एक तो समानता वाली बात हो गई और दूसरी बात क्या हो गई, चर वाली। मैंने भी क्या बताया कि एक तो चर राशियां होनी चाहिए और दूसरा समानता का बराबर का चिन्ह होना चाहिए। क्लियर है ये बात कि कब समीकरण होगा, जब उसमें चर राशियां होंगी और जब उसमें समता का, समानता का या बराबर का चिन्ह होगा। इतनी बात समझ में आ चुकी है। आगे पढ़ते हैं। जैसे यह एक बीजीय समीकरण है, क्यों, क्योंकि इसमें एक या अधिक चर राशियां हैं। कितनी चर राशियां हैं, 2 चर राशियां हैं। अगर 2 चर राशियां हुई तो हम क्या बोलेंगे उसको, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों, क्योंकि इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। ये कितने चरों में है जो मैं लिख रहा हूं, x-5 = 2, ये कितने चरों में समीकरण है, क्या यह रैखिक है, क्या यह रैखिक है? बिल्कुल ये रैखिक है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी घात तो 1 है, तो ये रैखिक समीकरण होगा। अब बात आई कितने चरों में, तो यहां पर केवल और केवल x है, तो 1 चर में,
एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये वाला, ये जो रैखिक समीकरण है ये कितने चरों में है? तो सर यहां पर x भी आ रहा है, y भी, तो ये हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। बराबर चिन्ह के बाईं ओर का व्यंजक क्या कहलाता है? बायां पक्ष। जैसे इसको हम बायां पक्ष बोलेंगे जो बराबर चिन्ह के बाईं तरफ है। जैसे इसमें बात करें तो ये अपना बायां पक्ष है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड LHS बोलते हैं, और ये अपना दायां पक्ष है जिसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, RHS। कोई दिक्कत यहां तक? सारी बातें क्लियर हैं? अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने ये बताया कि कब आप किसी बीजीय व्यंजक को समीकरण बोलेंगे। बस दो बातें याद रखनी है। सर कौन कौन सी? ये पहली बात, उसमें चर राशियां होनी चाहिए, कम से कम एक चर राशि होनी चाहिए, अधिक से अधिक कितनी भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें चर राशियां होनी चाहिए। और दूसरी बात, कौन सा चिन्ह होना चाहिए? बराबर का चिन्ह होना चाहिए। समीकरण की और खास बात क्या है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो बायां पक्ष होगा वो दाएं पक्ष के हमेशा क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। इतनी बात हर एक स्टूडेंट को, हर एक मेरे भाई बहन को, हर एक साथी को पता चल गई जितना मैंने बीजीय समीकरण में बताया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है, उसमें क्या करना है हमें। अब हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि आपको आइडिया लग चुका होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण हम किसको बोलेंगे? जिसमें एक चर होगा, मतलब या तो x हो जाए, या तो y हो जाए, या तो z हो जाए। तो यहां क्या दिया है? वह समीकरण जिनमें केवल एक ही चर राशि हो, जिनमें केवल एक ही चर राशि हो तथा उसकी घात भी कितनी हो? घात कितनी होनी चाहिए? एक। देखो, एक चर की बात कर रहा है तो चर राशि एक होनी चाहिए, और रैखिक की बात कर रहा है तो घात कितनी होनी चाहिए? एक। क्लियर है? रैखिक का मतलब ही है कि सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। सर कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। बात क्लियर है? अन्य शब्दों में ये इसका मानक रूप है, ये इसका मानक रूप है ax धन b बराबर 0। किसका? एक चर वाले रैखिक समीकरण का। यहां पर एक चर x है, a और b कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, a और b चर नहीं है, a और b क्या है? वास्तविक संख्याएं। x चर राशि है, बराबर का चिन्ह है, बराबर 0 लिख दिया। मतलब कि यह क्या है? मानक रूप है किसका? एक चर वाले रैखिक समीकरण का, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं और एवं एक चर है। कौन सा? x एक चर है। यहाँ पे x एक चर है, तो इसको हम रैखिक चर वाले, एक चर वाले रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं सभी एक चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं, आइए चेक करते हैं। देखो, चरों की संख्या तो एक है, मतलब केवल और केवल x आया हुआ है, बराबर का चिन्ह है मतलब समीकरण है, तो ये, और सबसे बड़ी घात कितनी है? एक है। सबसे बड़ी घात एक है मतलब रैखिक है, केवल और केवल x आया है मतलब एक चर है, तो ये क्या हो गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसी प्रकार से आप दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, y का सबसे बड़ा घात कितना है? एक, मतलब कि ये रैखिक है, और केवल ही केवल एक ही चर y यूज हुआ है तो ये एक चर है, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ऐसे ही आप तीसरे वाले प्रश्न को देखें, तीसरे वाले एग्जाम्पल को, यहां भी एक घात, यहां भी एक घात, यहां भी एक घात, मतलब कि ये रैखिक समीकरण है। क्या ये एक चर में है? तो हाँ, केवल और केवल t यूज हुआ है, इसीलिए यह एक चर में है। साथ में इसका व्यापक रूप भी आप देख सकते हैं जो मैंने पहले ही बता दिया था, ax धन b बराबर 0, जहां a कभी 0 नहीं हो सकता। यहां पर a का मान 0 नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट वाली बात है क्या? यहां तक नहीं है? स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े अब। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। हमने सीख लिया एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। इसी प्रकार हम दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे। रैखिक का मतलब क्या होता है? एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। क्या रैखिक का मतलब सबसे बड़ी घात एक होता है? बिल्कुल। अगर किसी भी समीकरण में सबसे बड़ी घात एक है तो उसको हम क्या बोल रहे होंगे? रैखिक समीकरण बोल रहे होंगे। और इसी प्रकार से दो चरों की बात हुई है, मतलब कि इसमें दो चर आने चाहिए, जैसे कि x और y दोनों आने चाहिए, y या z दोनों आने चाहिए, दो दो चर आने चाहिए। दो चर और सबसे बड़ी घात कितनी? एक, क्योंकि रैखिक की बात हो रही है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल सीधे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या दो चर आपको दिख रहे हैं? पहले एग्जाम्पल में क्या दो चर दिख रहे हैं? हाँ,
एक तो x हो गया और एक y हो गया। चर किसको बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या होता है? वेरिएबल्स, मतलब कि जो अपने नंबर्स को चेंज करते रहते हैं, मतलब x फिक्स नहीं होता। कभी x का मान 5 वेरी करता रहता है, इसीलिए वेरिएबल्स बोलते हैं। कभी x का मान 5 हो गया, कभी -3 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी करड़ी में 2 हो गया। x का मान बदलता रहता है, x का मान फिक्स नहीं रहता, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या a का मान भी बदलेगा? क्या abc जब वास्तविक संख्या है तो क्या abc का मान बदल सकता है? नहीं, केवल और केवल यहां पर x और y का मान बदल सकता है। मतलब यहां पे दो चर यूज हुए हैं, यहां भी दो चर यूज हुए हैं, x और y। तो ये तो दो चर हो गए। क्या ये रैखिक है? हाँ, y का घात 1, x का घात 1, तो मतलब ये रैखिक है। तो दो चरों वाले क्या हो गए? ये रैखिक समीकरण हो गए। आइए एक बार परिभाषा देखते हैं इसकी। वह समीकरण जिसको ax धन by धन c बराबर 0, ये व्यापक रूप है, ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां a और b और c संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? वास्तविक। वास्तविक का मतलब ये 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, करड़ी वाले भी हो सकते हैं, मतलब परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकते हैं। जहां ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, x और y क्या है? चर हैं, मतलब कि दो चरों में है ये। हाँ, तथा a 0 नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं हो सकता, और यहां पर दो चर x और y हैं। इनको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, जो दो चरों वाले। इनको हम क्या बोलते हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। किसको? ax धन by धन c बराबर 0। ax धन by धन c बराबर 0 को क्या बोलेंगे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। याद कर लो, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा 100%। अभी देखेंगे हम एनसीईआरटी में प्रश्नावली जो 4.1 है, यहीं से क्वेश्चन बन रहा होगा। तो ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जैसे ही मैं पूछूंगा कि व्यापक रूप क्या होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, आपका जवाब आना चाहिए क्या? ax धन by धन c बराबर 0। ax धन by धन c बराबर 0, याद हो गया? ax धन by धन c बराबर 0। ठीक है, यहां पर देखें, क्या ये भी दो चरों वाला है? क्या ये भी दो चरों वाला है? हाँ, एक तो x आ रहा है और एक y आ रहा है साथ में। क्या ये रैखिक है? सर यहां भी घात 1 है, यहां भी घात 1 है, तो ये रैखिक है। क्या ये समीकरण है? हाँ सर, इसमें चर राशियां x और y यूज हो रही हैं और साथ में बराबर का चिन्ह भी यूज हो रहा है, मतलब कि यह एक समीकरण है। तो सब कुछ मिला के अगर मैं बोलूं तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। दो चरों एक्स वाई वाला, रैखिक का मतलब घात 1 वाला, बराबर चिन्ह का मतलब समीकरण है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, ये चैप्टर इसी नाम से 10th क्लास में भी है, जहां आपको बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। वहां पर इस चैप्टर का थोड़ा सा नाम परिवर्तन है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। वहां पे एक नाम ऐड हो जाएगा, युग्म। क्या मतलब होता है हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम केवल और केवल दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, युग्म की बात हम आगे कर रहे होंगे। यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि सर रैखिक समीकरण क्या होता है, सर एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ये तीन बातें आपको क्लियर हो गई। ये तीन बातें सब स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को क्लियर हो चुकी हैं। तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। ये उदाहरण संख्या 1 देखेंगे। अब एनसीईआरटी का उदाहरण संख्या 1 देखेंगे। क्या बात हो रही है यहां पर? नीचे दिए गए समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। एक बार मुझे बताएं कि इसमें चर राशियां कौन सी हैं। सभी लोग बोलेंगे इसमें चर राशियां कौन सी हैं? x और y। कौन सी चर राशियां हैं? x और y। a, b और c क्या हैं? a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। आइए इसको हम इस रूप में लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? देखो इसका रूप देखो कि बराबर चिन्ह के इधर 0 होना चाहिए, बराबर चिन्ह के इधर 0 होना चाहिए। पहले x वाला आएगा, फिर y वाला आएगा, फिर अचर राशि आएगी, फिर बराबर का चिन्ह आएगा, फिर 0। ऐसे ही लिख दो, आसान है। देखो यहां देखो, पहले x वाला आएगा, फिर y वाला आएगा, फिर ये अचर राशि उधर है तो इधर ले आओ, इधर लाओगे तो माइनस, इधर लाओगे तो माइनस, बराबर 0। ये क्या दोनों का रूप रंग एक ही हो गया? हाँ सर, पहले x वाला आ गया, फिर y वाला आ गया, फिर जो नंबर है, जो अचर राशि है वो आ चुकी है।
अब इसकी और इसकी तुलना करके मुझे बताओ a का मान क्या होगा। सर a का मान 2 होगा, क्योंकि यहां पर ax है, यहां पे 2x है, तो a का मान हो गया 2। b का मान क्या होगा। सर b की वैल्यू आ गई 3, b का मान आ गया 3। और c का मान क्या होगा मेरे दोस्त। c का मान चिन्ह के साथ लिखेंगे हमेशा, बिना चिन्ह के लिखोगे, बिना चिन्ह के लिखोगे तो नंबर 0 हो जाएगा, चिन्ह के साथ लिखना है। समझ में आ गई चीजें, आसान चीज थी ये, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसको भी हमें लिखना है, पहले x वाला आना चाहिए, फिर y वाला आना चाहिए, फिर अचर राशि आनी चाहिए। आओ खेलते हैं इसको। देखो पहले x वाला आ गया, फिर y वाले को इधर लाओ, इधर लाओगे तो क्या होगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और फिर अचर राशि मतलब जो नंबर है -4 बराबर 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। तुलना करके बताओ, a बराबर यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर 1, b बराबर, अब b किसका कोफिशिएंट, किसका गुणांक है। सर y का कोफिशिएंट है, y का गुणांक है, तो y का गुणांक कितना है, माइनस का करनी में 3। हमेशा चिन्ह के साथ, जो गलती करोगे वही बता रहा हूं मैं, चिन्ह लगाना भूलोगे एग्जाम में, चिन्ह लगाना भूल जाओगे, वही नहीं भूलना है, वही याद रखना है। c का मान है सर -4। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक, हर एक बात समझ में आनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत आसान चीज है ये तो। आइए इसको देखते हैं कि सबको एक तरफ कर दो, सबको एक तरफ कर दो, मतलब कि 4 को भी इधर भेज दो या सबको इधर लाओ, जैसे मन करे, या तो 4 को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, ये तो अपनी जगह पर है, 4 को इधर भेजेंगे तो -4 हो गया बराबर का 0, -4 बराबर का 0, क्योंकि जब 4 इधर चला जाएगा तो -4 और यहाँ पे 0, तो बराबर का 0 मैंने यहाँ की जगह वहां लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुलना करके बताएं, a का मान 5, b का मान -3, c का मान -4। a का मान 5, b का मान -3, c का मान -4। कोई दिक्कत वाली बात। कोई स्टूडेंट इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता है, जिसको लग रहा है कि सबको इधर लेके जाएंगे तो पहले x वाला जाएगा तो -5x हो जाएगा, फिर y वाला जाएगा +3y हो जाएगा, और ये 4 अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है तो +4 बराबर 0। जब यहां से आप ABC का मान निकालते हैं तो ये आता है। तो क्या कौन सा गलत कौन सा सही है। सर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। ये दोनों ही समीकरण क्या हैं, सही हैं, क्योंकि दोनों ही अपने मानक रूप में लिखे हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका लिखने का क्या होगा, इन दोनों में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, ये। क्योंकि आप कोशिश क्या करेंगे कि ये जो x है ना, ये निगेटिव का ना रहे, ये पॉजिटिव रहे, धनात्मक रहे, तो इसीलिए वो वाला ज़्यादा बेहतर है। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट लेंगे दोनों मेथड का और हम बढ़ेंगे आगे। इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। सबको एक तरफ करो, 2x, y को इधर लो -y, c कुछ नहीं है तो 0 लिख लेंगे, c कुछ नहीं है तो c की जगह कुछ नहीं है तो 0 लिख लेंगे। तुलना करो दोनों को, a का मान 2, b का मान, यहाँ पे b आएगा, कुछ नहीं है तो -1, और c का मान 0 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ रही चीजें कि कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि सर समझ में नहीं आया, और अगर ऐसा जा रहा है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बनाया गया है नीचे, जाइए अपने दिल की बात लिखिए, मतलब यहाँ से दिल की बात, जो यहाँ पर नहीं आ रहा है आपको जो समझ में, वो दिल की बात लिखिए और भेज दीजिए मेरे तक, फिर उसका मैं जुगाड़ लगाऊंगा कुछ ना कुछ। यहाँ देखिए उदाहरण संख्या 2, निम्नलिखित में प्रत्येक को 2 चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अभी क्या है, अभी तो यह सर 1 चर वाला है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, बड़ा आसान सा है ये। x तो दिख गया, y नहीं दिखा तो y के साथ 0 को गुणा कर देंगे। 0 गुणे y का मतलब कोई 0 ही तो हो गया, मतलब हमें y भी मिल गया और इसका कुछ मान भी नहीं है, ये तो 0 है। तो जो भी आपको चर राशियां नहीं मिल रही हैं फिर भी आपको लगाना है, उसके साथ 0 लगाएंगे और -5 को इधर लाएंगे तो +5 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया 2 चरों में, ये बना दिया इसको मैंने 2 चरों में। बात यही है, लेकिन ये 2 चरों में। ऐसे ही यहाँ पर x नहीं दिख रहा है तो x के साथ क्या लगा देंगे, 0, फिर y लिख देंगे, फिर ये 2 इधर प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये भी लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या। 1 नंबर बड़े आसानी से मिल जाता है, ऐसे सवाल 1 नंबर में आ जाएंगे और फटाफट आपको ऐसे ही आंसर देना है और अपना उत्तर निकालना है।
कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां देखते हैं वही खेल, वही पुराना खेल, खेल जाओ इसे। सर 2x y नहीं मिला, सर 0 गुणे y लगा दो ना, और 3 को इधर ले जाएंगे तो -3 बराबर 0। यहां देखो x नहीं मिला सर, 0 के साथ लगा दो। दिक्कत वाली बात कहाँ है? दिक्कत कहाँ रखी है? ये 2 इधर ले जाएंगे, 2 इधर ले जाएंगे, -2 हो जाएगा बराबर का 0। ये आ गया। आगे बात समझ में? आसान है, आसान है, मजेदार भी है। तो ये हमने देखा उदाहरण संख्या 1 और 2। हमने सीखा क्या कि बीजीय समीकरण क्या होते हैं, कब हम समीकरण बोलेंगे, कब किसी को समीकरण नहीं बोलेंगे। कमेंट में ये फेंक के मारना, कमेंट में क्या फेंक के मारोगे कि 2x धन 3y इज ग्रेटर देन 5, ये समीकरण है या नहीं है, यह समीकरण है या नहीं है। ए ऑप्शन समीकरण है। अगर आपको लग रहा है समीकरण है तो कमेंट में लिखेंगे ए। अगर आपको लग रहा है समीकरण नहीं है तब आप लिखेंगे क्या? बी। अगर आपको लग रहा है मुझे नहीं आता तब आप लिखेंगे क्या? सी। और डी, सर प्लीज बता दो, तब आप लिखेंगे डी। आ गई बात समझ में? ये ऑप्शंस हैं। ऐसे ऑप्शन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे आपको, नहीं तो हर बच्चा यहां टिक कर दे, 1 नंबर भी मिल जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शंस हैं, ये आपको बताना है कि 2x + 3y इज ग्रेटर देन 5 ये इक्वेशन है या नहीं है, समीकरण है या नहीं है, इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है, समीकरण है या व्यंजक है। ये सारी बातें यहां से जो भी आपको लग रहा है वो बताएंगे। बिल्कुल कहीं से भी छापना नहीं है, कहीं से भी चीटिंग नहीं करनी है। जो आपको वीडियो देख के समझ में आया वहीं से आपको आंसर आपको करना है। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आ चुकी है हर एक स्टूडेंट को? क्या यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या क्या सीखा मैं बता रहा था। हमने सीखा बीजीय समीकरण क्या होते हैं, हमने देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनका मानक रूप क्या होता है। इसके बाद हमने देखा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और उनका मानक रूप क्या होता है। तो ये सारी बातें हमने आज की वीडियो में किया और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब समझ में आ चुका है सब कुछ तो वीडियो अभी तक लाइक क्यों नहीं किए? जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्यारे कमेंट्स जो आप करते रहते हैं उसको करना नहीं भूलना है। और जाने से पहले एक छोटी और जरूरी बात, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां आपको सब कुछ मिलता है। ये हमारे टॉप कोर्सेज है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराए जाते हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल है। आप इनको देखिए, इनका लाभ उठाइए। ये सब कुछ यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके साथ ही आप ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करके अपनी और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और ये हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी फॉलो करेंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सारी जगहों पर। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।